हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 19 मई और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेशन भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को मन लगा के सुनिए और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई है टेलीग्राम लिंक और हमारे क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले बनिए दोस्तों और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परिश्रम करें और आपको फल ना मिले। फल तो मिलना निश्चित है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है सभी जगह लागू होता है। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए अच्छा करने का प्रयास करें, एक टारगेट के साथ उठे और उस टारगेट को पाने के लिए दिन रात एक कर दें। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हमारे आने वाले ऑफिसर्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जमैका देश की यात्रा पर है और इन्होंने दोनों सदनों को संबोधित किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने जमैका सरकार के द्वारा किंगस्टन में एक एवेन्यू का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है और इसका भी उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है वर्तमान में भारत के, ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप बताइएगा ये 14th प्रेसिडेंट है। भारत के 14th प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और राष्ट्रपति का जो पद है किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 15 मई को राष्ट्रपति जी जो हैं जमैका की यात्रा पर हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसी भी कैरेबियन कंट्रीज में इंडियन प्रेसिडेंट की पहली यात्रा है। भारत और जमैका के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो कूटनीति संबंध है, उसकी स्थापना के 60 साल हो चुके हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति जी पहुंचे हैं। जमैका में लगभग 70,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। यहाँ पे बात की हमने जमैका की, तो आइए लोकेशन पे पहले देखते हैं कि जमैका कहाँ पर है। ये है नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आप देखें, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है लोकेशन, ये जमैका का है। जमैका की कैपिटल आपसे पूछी जाए तो ये है किंगस्टन। क्या है? किंगस्टन। ये कैरिबियन सागर में स्थित है। जमैका में स्पेन और ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन रहा है, यानी ये उपनिवेश रहा है। जमैका जो है स्पेन और ब्रिटेन के अंडर रह चुका है। अभी भी वर्तमान में बात की जाए तो प्रेजेंट में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड यहाँ की महारानी है। वर्तमान में जमैका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है एंड्रयू होलनेस। क्या नाम है? एंड्रयू होलनेस। हमने राष्ट्रपति की यात्रा की तो बात कर ली है। हाल ही में प्रधानमंत्री भी यात्रा पर गए थे। कहाँ पर गए थे? जर्मनी की यात्रा पर, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर गए थे। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑसम क्वेश्चन आपके सामने रहा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट में जो म्यूजियम की भूमिका है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? किसके द्वारा मनाया जा रहा है? 1977 से हर साल ही मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। देखिए, यहाँ पे बात की हमने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की, तो यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का भी मुख्यालय है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1946 में। इसका क्या काम होता है? दुनिया भर के जो धरोहर हैं, यानी कि जो हेरिटेज साइट हैं, उनका संरक्षण करना, उन्हें कंजर्व करना। थीम याद रखना है। थीम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, द पावर ऑफ म्यूजियम्स। मैं आपको और भी इसका पोस्टमार्टम करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने म्यूजियम की बात की है। यदि आपसे कोई पूछे कि म्यूजियम की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूजियम, तो आप सरल भाषा में बताएंगे म्यूजियम हम किसे कहते हैं? ऐसी इंस्टीट्यूट, ऐसी संस्था जहां पर हम हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और कल्चरल रुचि की जो वस्तुएं हैं उससे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उससे हम संरक्षित स्टोर कर सकते हैं। इसे हम म्यूजियम कहते हैं।
यह हमारे प्राचीन इतिहास से हमें कनेक्ट करता है, प्राचीन सभ्यताओं से हमें जोड़ता है। भारत के यहाँ पे महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। ये नई दिल्ली में है। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है। सेकंड ही बात करेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, सालर जंग संग्रहालय, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साइट संग्रहालय, ये कहाँ पर है? गोवा में है। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संग्रहालय म्यूजियम की, तो ये है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए हमारे प्यारे छेना के रसगुल्लों, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड? अब इसका मकसद क्या है ये भी हम समझेंगे, और साइबर क्या क्राइम क्या क्या लाता है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए, हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया है? भारत के वर्तमान होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्रालय भी, दोनों मंत्रालय इनके पास है, अमित शाह जी के पास। हैदराबाद में इन्होंने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के परिसर में NCFL नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। क्या मकसद है ऐसे प्रयोगशाला का? इससे क्या होगा दोस्तों? भारत में और दुनिया भर में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम को रोकना है तो उससे जो उठ रहे मामले उसका समाधान भी होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो जल्दी से उसका सल्यूशन निकलना चाहिए। तो ऐसे जो भी मामले आते हैं उनके समाधान में तेजी लाने के लिए यह योजना बनाई गई है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कब इसकी स्थापना की थी? दिसंबर 2021 में NCFL की स्थापना हैदराबाद में की थी। दोस्तों, यहाँ साइबर क्राइम से जुड़े जो मामले हैं उसका जांच किया जाएगा। अब आइए डिटेल में समझते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं कि साइबर अपराध क्या कहलाता है। यहाँ पे हमने साइबर अपराध की बात की है, तो व्हाट इज साइबर क्राइम? लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, साइबर अपराध ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिसमें कंप्यूटर या फिर इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड विच एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन साइबर क्राइम। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? फॉर एग्जाम्पल, हैकिंग, आपके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया, आपके मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कोई प्रमोट कर रहा है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी आपकी आईडी, यानी आपकी जो सर्फिंग है, आप जो ब्राउज कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को लगातार देख रहा है, इसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे साइबर क्राइम में आती है। चलिए शेर और शेरनियों, चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 2021 ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन 2021 समर डेफ ओलंपिक्स? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत ने इसमें 17 मेडल जीते हैं। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पर हुआ था? कैक्सियास डो सूल में। और कौन सा एडिशन था? 24th एडिशन था। दोस्तों, बधिरों यानी जो डेफ है, इनके लिए मल्टी स्पोर्ट आयोजन होता है। इस आयोजन का मोटो क्या था? आपसे पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम आवर हार्ट्स। और इसका शुभंकर याद रखिएगा, रिंग टेल्ड कोटी नीनो। अब आइए जानते हैं कि सबसे मेडल टैली में सबसे कौन सा ऊपर देश है। तो सबसे ऊपर देश है यूक्रेन। यूक्रेन 138 मेडल के साथ सबसे ऊपर है। गोल्ड 62, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 38। देखिए, अमेरिका सेकंड प्लेस पर है 55 मेडल के साथ। ईरान थर्ड प्लेस पे है 40 मेडल के साथ। और भारत की जो पोजीशन है 9th है 17 मेडल के साथ। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, जीवन की जो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? ये है कोशिका यानी सेल। सेल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, 80% से जो अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला जो मटेरियल है, इससे हम क्या बोलते हैं? जल, यानी जल से बना होता है, वाटर से बना होता है। अगला प्रश्न है, किन कोशिकाओं में, किन सेल्स में न्यूक्लियस यानी केंद्रक मौजूद नहीं होते हैं? तो यह आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिकाओं के आत्मघाती बैग, सुसाइड बैग हम किसे कहते हैं? यह लाइसोसोम्स।
कोशिका अंगकों में कौन सा एक सेमी परमिएबल है यानी अर्ध पारगम्य है, तो यह कोशिका झिल्ली। किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है यानी एनर्जी हाउस कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहते हैं, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ इंपॉर्टेंट भयंकर वाला प्रश्न आपके सामने है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं? तो पक्षियों की प्रजातियां सबसे ज्यादा भारत में उत्तराखंड राज्य में पाई गई हैं। देखिए जो सर्वेक्षण है, ये जो सर्वे है किसने किया है? तो बर्ड काउंट इंडिया, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल और भूटान स्थित रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया है। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की? 294। इसके बाद सेकंड नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर 284 प्रजातियां पाई जाती हैं। थर्ड प्लेस है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ प्लेस है महाराष्ट्र का। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ये रहा आपके सामने प्रश्न। नेपाल में भारत के नए राजदूत हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। पीएम नरेंद्र मोदी जी हाल ही में मैंने आपको बताया था नेपाल के दौरे में थे। नेपाल में लुम्बिनी के दौरे पर थे और उसके जस्ट एक दिन बाद विदेश मंत्रालय के द्वारा नियुक्ति की घोषणा की गई है। नवीन श्रीवास्तव प्रेजेंट में कहां पर हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री की बात आई है तो विदेश मंत्री कौन है? फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इनका नाम है एस जयशंकर। हाल ही में मैंने आपको एक और नियुक्ति के बारे में बताया था। विनय मोहन क्वात्रा को 1 मई 2022 को विदेश सचिव बनाया गया है और ये अपनी नियुक्ति से पहले नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा के पहले जो थे हर्षवर्धन श्रृंगला कौन थे? विदेश सचिव बनाए गए थे। यहाँ पे हमने बात की नेपाल की, तो आइए नेपाल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए नेपाल जो है यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी जो सीमा है किसी भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा से नहीं छूती, इसके चारों ओर जमीन है। ठीक है, ये जो देश है ये किन किन राज्यों से घिरा हुआ है भारत के? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये यूके है उत्तराखंड, यहाँ देखिए आप यूपी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें आप, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिक्किम और फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल और इधर है बिहार। इस प्रकार से ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों नेपाल जो है भारत के 1850 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। इसकी जो कैपिटल है क्या है? काठमांडू। यहाँ पर आपको सार्क का मुख्यालय देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना 1985 में हुई है। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। अब आइए जानते हैं नेपाल के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी और शेर बहादुर देउबा नेपाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, वो है मित्रता की संधि। इसे हम इंडो नेपाल ट्रीटी भी कहते हैं। ये शांति और मित्रता को बरकरार रखने के लिए की गई थी 1950 में। 7th इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। अनिल बैजल किस केंद्र शासित प्रदेश, किस यूटी के उपराज्यपाल थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा ये दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे इन्होंने प्राइवेट रीजंस बताए, निजी कारणों की वजह से इन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। और देखिए इनका जो इस्तीफा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूर भी कर दिया है, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है उपराज्यपाल की, राज्यपाल की? तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली का उपराज्यपाल इन्हें बनाया गया था और दिल्ली के किस नंबर के उपराज्यपाल थे? 21। देखिए फ्रेंड्स आइए समझते हैं उपराज्यपाल के बारे में, सभी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो देखिए दिल्ली का जो उपराज्यपाल होता है ये यहाँ का संवैधानिक प्रमुख होता है। कहाँ का? यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का। ये जो पद है ये कब बना? पहली बार सितंबर 1966 में इसे बनाया गया। दिल्ली के सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर आप कहें उपराज्यपाल, तो इनका नाम है आदित्यनाथ झा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो रिलेशन है बताया गया? तो यह भाग 8 यानी पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से लेकर 241 में। केंद्र शासित प्रदेश भारत के जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में विशेष रूप से उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होती है। और जो रियल पावर होती है ना,
जो रियल पावर होती है इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किसके पास होती है? उपराज्यपाल के पास होती है। इसे हम वास्तविक प्रशासक कहते हैं। और जो मुख्यमंत्री होता है इन सभी प्रदेशों में, इनकी शक्तियां नाम मात्र की होती हैं। 8th इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रश्न आपके सामने रहा। 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सेसिल नदजेबिट। क्या नाम है? सेसिल नदजेबिट। ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है? तो देखिए, कैमरून एक्टिविस्ट हैं सेसिल नदजेबिट। वनों के संरक्षण, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पर इन्हें अवार्ड मिला है और उन पर जो निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में इन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, अपना योगदान दिया है, इसलिए इन्हें 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड दिया गया है। अब आइए जानते हैं जो पुरस्कार है किस लिए दिया जाता है। भूमि और जंगलों के संरक्षण करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और खासकर ये वुमेन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, नॉलेज की फैक्ट्री में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और आज की जो सीरीज है ये पार्ट 3 है। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाला में। देखिए, आमिर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इनका क्या नाम है? मुबारक शाह खिलजी। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये लाखों के दान देने वाले कहलाते हैं। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ये विभाग का सृजन क्यों किया गया? ये विभाग को क्यों बनाया गया था? अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए, कहाँ पे की थी? इसकी स्थापना सूरत में की थी। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने गलती से इब्राहिम लोदी और जो अकबर का युद्ध के बारे में बताया था, जबकि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। तो गलती से मैंने अकबर बोल दिया था। तो ध्यान देने वाली बात यह है, इससे आप सुधार लीजिएगा। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 मई को। दोस्तों, हाइपरटेंशन की परिभाषा क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 हो जाता है। देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, लेकिन जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 हो जाता है, ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हृदय रोग के जो मुख्य कारण हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण हमारा हाइपरटेंशन है। दोस्तों, हाइपरटेंशन अवसाद की वजह से होता है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, हमारे गलत खान पान की वजह से होता है। देखिए, थीम याद रखिएगा, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली और कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर। दोस्तों, रक्तचाप को नियमित रूप से मापने के लिए, यानी हम लगातार अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहें कि हम हाइपरटेंशन से तो नहीं गुजर रहे हैं, और इससे रोकने के लिए, इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज का आखिरी धमाकेदार प्रश्न आपके सामने रहा। हाल ही में रेलवे के किस जोन में बैटरी से चलने वाली एक डुअल मोड वाला लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहाँ पे विकसित किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है? तो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव। देखिए फ्रेंड्स, ई बाइक, ई कार और ई बस के बाद अब देश में ई ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे जो इंजन बनाया गया है ये दोनों मोड में काम करेगा। बैटरी और इलेक्ट्रिक दोनों मोड में कार्य कर रहा है। ये इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? जबलपुर, मुदवाड़ा और अन्य स्टेशन में ट्रेन शंटिंग के दौरान इसका एक्सपेरिमेंट परीक्षण के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यू कटनी जंक्शन से विद्युत विभाग ने लोकोमोटिव नवदूत को चलाया है। इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ई इंजन 18 डिब्बों को खींच सकता है। इसमें कितनी बैटरियां लगाई गई हैं? 84, और ये 400 टन खींचने में सक्षम है। इसकी 400 टन खींचने की कैपेसिटी है। रेलवे बोर्ड ने इस डुअल मोड लोकोमोटिव को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से भी
सम्मानित किया है। लोकोमोटिव से रेलवे को लगभग रोजाना 1000 लीटर डीजल की बचत मिलेगी। यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे को जान लेते हैं कि इसका अस्तित्व ये कब एग्जिस्टेंस में आया है। 1 अप्रैल 2003 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में है। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई आपके लिए। 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो यह है जापान। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो यह है आलिया भट्ट। 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यह गुजरात। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 89 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर थे। 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निधि छिब्बर। कल मैंने आपको पढ़ाया था। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के द्वारा संत घोषित किया गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? हर साल 16 मई को। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52 नंबर का बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया गया किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? फ्रांस। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किस देश के? मैंने आपको कल ट्रिक बताया था ना, सर्बिया के हैं। राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सोमालिया के। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए हैं? तो हाल ही में 6 समझौते हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। प्रेजेंट में नेपाल के PM कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो फ्रेंड्स, ये था 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 19 मई के ताबड़तोड़ करंट अफेयर्स पढ़े हैं। मैंने आपको ये जो करंट अफेयर दिया है, ये मात्र 15 से 20 मिनट का सेशन होता है, जिसमें हम 100 to 150 इंफॉर्मेशन कवर कर लेते हैं मात्र 20 मिनट में। आपका समय बहुत कीमती है, इसे बचा के चलें, क्योंकि आजकल के जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा बिजीनेस है, इसलिए कम समय में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक।